सोचिए, एक शांत रात हो, चांदनी चारों ओर फैली हो और किसी घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे हों, लेकिन अगली सुबह वो घर एक कत्लखाना बन जाए। यह कहानी है शबनम की, जो कि थी 23 साल की एक पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बवंगखेड़ी गांव में रहता था। एक बहुत ही शिक्षित और इज्जतदार परिवार। बवंगखेड़ी गांव चारों ओर आम के बाग से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक घर था शौकत अली का। शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। एक बेटा MBA और दूसरा इंजीनियर। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में डबल MA और बवंगखेड़ी गांव में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र। पूरा घर बेहद पढ़ा लिखा, लिहाजा पूरे गांव में शौकत और उनके परिवार की बहुत इज्जत थी। बात है 14 अप्रैल 2008 की। उस दिन उनके घर में थे शबनम के पिता शौकत अली, मां हाशमी, 22 साल का बेटा राशिद, जो मेरठ में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, 35 साल का बेटा अनीस, जो जालंधर में इंजीनियर था, उसकी बीवी अंजुम और उनका 10 महीने का बेटा अर्श, शबनम की बुआ की बेटी 14 साल की राबिया और शबनम। सब लोग रोज की तरह अपनी रात की चाय पी रहे थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और फिर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे अचानक पड़ोसियों की नींद खुली, किसी के चीखने की आवाज सुनकर। आवाज थी शबनम की, जो जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रही थी और चीख रही थी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। पड़ोस में रहने वाले हुस्मत हुसैन, एक प्राइमरी रिटायर्ड टीचर, शबनम के घर भागे ये सोचकर कि शायद पड़ोस में चोर आए हैं। उन्होंने अपने साथ अपने बेटे और कुछ पड़ोसियों को भी साथ ले जाना सही समझा, लेकिन जब वो शबनम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन अंदर से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। उन्होंने घर की बाउंड्री वॉल से अंदर देखा तो शबनम बहुत बुरी तरह रो रही थी और चिल्ला रही थी, सबको मार दिया, मुझे भी मार देंगे। हुस्मत हुसैन और बाकी पड़ोसियों ने जैसे तैसे शबनम को शांत किया और घर का दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खुलते ही अंदर भागे। जैसे ही पड़ोसी घर में पहुंचे, जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर के आंगन में शौकत अली की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। घर के एक कमरे में शबनम के छोटे भाई राशिद की बॉडी बेड पर पड़ी थी, जिसका गला रेता हुआ था। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। दूसरे कमरे में शबनम के बड़े भाई अनीस और भाभी अंजुम के शरीर थे, जिनका गला भी रेता हुआ था, और उनके पास ही उनका 10 महीने का बेटा अर्श भी बेजान पड़ा था। लेकिन उसके शरीर पर कोई खून नहीं था, बल्कि उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि उसको गला घोंटकर मारा गया हो। घर के तीसरे कमरे में जहां शबनम सोती थी, वहां उसकी मां हाशमी और उसकी बुआ की बेटी राबिया का खून से सना शरीर पड़ा था। घर के बाकी सदस्यों की तरह उनका भी गला रेता हुआ था। शौकत के एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि शौकत के घर में कोई हादसा हो गया है। पुलिस टीम शौकत के घर पहुंचती है। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात का ये मंजर इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपनी आंखों से देखा था। सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल की यह कहानी बवंगखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का। RP गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरे घर का कत्ले आम हो गया तो अकेली शबनम बच कैसे गई। इंस्पेक्टर RP गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते कुछ चोर घर में दाखिल हुए, फिर वो जीने से नीचे पहुंचे और उसके बाद नीचे के ही रास्ते से बाहर निकल गए। रात को हल्की बारिश होने लगी, इसलिए वो नीचे आई और फिर जब वो नीचे पहुंची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी, शोर मचाया
जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को खबर कर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में ला दिया। शबनम ने बताया कि उस रात बारिश की वजह से वो नीचे आई थी, जबकि उस रात बारिश हुई ही नहीं थी और छत पर कोई बिस्तर भी नहीं मिला, जिससे देखकर लगे कि शबनम ऊपर सोई होगी। अगर चोर आए थे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? कहीं भी कोई भी ताला तोड़ने का या जबरदस्ती अंदर घुसने का निशान नहीं मिला। दीवारों पर भी किसी के चढ़ने या उतरने का कोई निशान नहीं था। घर के इतने सारे लोगों को मार दिया गया, लेकिन किसी ने भी वापस लड़ने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई संघर्ष के निशान दिखे। शबनम के फोन के पास एक सिम मिला और घर से एक नशीली दवा की स्ट्रिप और चाय के कप मिले। पुलिस का शक अब मजबूत होता जा रहा था। इधर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम से हमदर्दी जताने जब उसके घर जा पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए उसी वक्त देने के लिए कहा। लेकिन शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी। इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के पीए से मौके पर ही बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित करें कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा देने की बात सामने आ गई। घर के एक एक सामान को अच्छी तरह से सर्च किया गया और घर से मिले शबनम के कुछ खून से सने कपड़े। शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और उससे पता चला कि वो मर्डर के समय सो नहीं रही थी, बल्कि मर्डर से पहले और बाद में भी वो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और उस दिन उसने उसी नंबर से 55 बार दिन में बात की थी। ऐसा कौन था जिससे उसने इतनी बार बात की थी? इसी दौरान शबनम की तबीयत काफी बिगड़ गई और डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चला एक चौंकाने वाला सच, शबनम प्रेग्नेंट थी। वो 7 हफ्तों की गर्भवती थी। इसी बीच इंस्पेक्टर गुप्ता के एक मुखबिर ने खबर दी कि सलीम को उठाकर पूछताछ करो, सारी कहानी खुल जाएगी। सलीम, जो सिर्फ 6ठी तक पढ़ा था और लकड़ी चीरने का काम करता था, शबनम का अच्छा दोस्त बताया जा रहा था। लोगों ने कई बार शबनम को उसकी बाइक पर स्कूल से आते जाते देखा था। पुलिस ने सलीम को पकड़ा और पूछताछ शुरू की और सलीम ने जल्दी ही उस रात का सारा सच उगल दिया। शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शबनम सैफी और सलीम पठान बिरादरी का था और पढ़ाई लिखाई में भी शबनम के खानदान की बराबरी का नहीं था। जहां एक तरफ शबनम के पिता कॉलेज प्रोफेसर थे, वहीं सलीम के पिता पकौड़े बेचने का काम करते थे। इसलिए घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और इसी वजह से शबनम और उसके परिवार वालों के बीच कुछ दिनों से काफी मतभेद भी चल रहे थे। जब शबनम और सलीम को यह समझ आ गया कि उनके रिश्ते के लिए घर वाले कभी नहीं मानेंगे, तब शबनम ने सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया। शबनम के दोनों भाई छुट्टी के दौरान घर आए हुए थे और उस दिन वो दोनों वापस जाने वाले थे, लेकिन शबनम ने उन्हें रोक लिया। सलीम ने नशे की टैबलेट्स लाकर दी और शबनम ने वो सबकी चाय में मिला दी और जब सब चाय पीकर बेहोश हो गए, शबनम ने घर का दरवाजा खोलकर सलीम को अंदर बुलाया। सलीम अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था। शबनम ने अपने सभी घर वालों के सर और बाल पकड़े और सलीम ने एक एक कर सभी के गले काट दिए। सलीम ने बताया कि उसने शबनम के भतीजे 11 महीने के अर्श का गला काटने से मना कर दिया और उसको गला घोंटकर मारने की कोशिश की और उसके बाद सलीम घर से बाहर चला गया। शबनम ने घर का मेन दरवाजा अंदर से लॉक किया, अपने खून से सने कपड़े बदले, लेकिन तभी उसने देखा कि 11 महीने का छोटा अर्श अभी जिंदा है और रोने लगा। उसने सलीम को फोन किया, लेकिन सलीम ने वापस आने से मना कर दिया और कहा कि उसको तुम खुद मार दो। इसके बाद शबनम ने खुद उस छोटे से बच्चे को गला दबाकर मार डाला जिस पर वो कभी जान छिड़कती थी और फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर मोहल्ले वाले उसके घर आए। सलीम की बताई जगह से पुलिस ने वो कुल्हाड़ी बरामद की और शबनम से पूछताछ के दौरान शबनम ने भी अपना जुर्म कबूल लिया। मर्डर के 4 दिन के बाद ही शबनम और सलीम को पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने इस कत्ल ए आम की वजह भी बताई थी। दरअसल वो चाहती थी
कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ना बचे और सारी संपत्ति भी उसे मिल जाए। शबनम ने जेल में ही अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा ताज। 7 साल की उम्र तक बेटा मां के साथ मुरादाबाद जेल में रहा। उसके बाद शबनम का एक दोस्त उस्मान सैफी, जो उसके साथ कॉलेज जाता था और जिसकी शबनम ने एक बार ट्यूशन फीस भरी थी, उसी उस्मान सैफी ने ताज को गोद ले लिया। सलीम के घर वालों ने उससे सभी रिश्ते तोड़ दिए और शबनम के रिश्तेदारों ने उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। तब जज ने अपने ऑर्डर में यह लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं पाई। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर गुप्ता की बाकायदा तारीफ भी की थी। बाद में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। 2015 सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। भारत की आजादी के बाद शबनम वो पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। शबनम पुनर्विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है। दया याचिका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ने खारिज की, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए हैं। पुनर्विचार याचिका उसने कुछ वक्त पहले ही दाखिल की है। सलीम इस वक्त बरेली जिला कारागार में बंद है। शबनम के बेटे की परवरिश करने वाले बुलंदशहर निवासी उस्मान सैफी ने बताया कि शबनम बरेली जिला कारागार में है। शबनम फोन पर 15 से 20 दिन में अपने बेटे से बात करती है। उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित है। जेल में छिप छिप कर रोती है। ताज ने भी खुद राष्ट्रपति से गुहार लगाई, मेरी मां को माफ कर दो, लेकिन कानून माफी की इजाजत नहीं देता। अब सलीम और शबनम दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है। इस कांड के बाद अमरोहा जिले के लोगों ने किसी भी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। शबनम का नाम सुनते ही लोगों में आज भी गुस्सा है। शबनम के पिता मास्टर शौकत अली के घर में अब उनके भाई सत्तार अली का परिवार रह रहा है। सत्तार अली अपनी पत्नी फातिमा, बेटे शोएब और बेटी फरहाना के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि शबनम और सलीम ने जो कृत्य किया है उसके लिए वह फांसी की ही हकदार है। आज भी शबनम की मृत्यु वारंट जारी होना बाकी है, लेकिन सवाल वही है, क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि वो अपने ही खून का कत्ल कर दे? ऐसी ही सच्चे जुर्म की कहानी देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।